जो सरकारें हमारे युवाओं के लिए रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं करा सकती, जो सरकारें देश के संविधान जिससे सरकारें बनी है, जिसकी शपथ लेके हम मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज बनते हैं, अगर हम उस संविधान को ही ना बचा पाए, संविधान को जलाने वाले लोगों को, उस संविधान के खिलाफ बोलने वाले लोगों को, अलग अलग धर्म का राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोगों को अगर सरकारें खुद बढ़ावा दें, ऐसे लोगों को जेल में ना डालें, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नफरत पैदा करने वाले लोगों को अगर प्रधानमंत्री स्तर के लोग, मंत्री स्तर के लोग, मुख्यमंत्री स्तर के लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा दें, तो ऐसी कुर्सियों पर बैठे लोग भी देशद्रोही हैं या नहीं है, ये बताइए मुझे। कि पूरे दुनिया में जातियां नहीं है, अमेरिका में जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, रसिया में जाति नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, जर्मनी में जाति नहीं है, इटली में जाति नहीं है, स्पेन में जाति नहीं है, कोरिया में जाति नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है। जाति केवल भारत में क्यों है? कि भारत में रहने वाले सब लोगों का भारत है, किसी एक जाति धर्म का भारत नहीं है। कोई भी ये गलतफहमी ना पाले, हम फलाने लोगों को उस देश में भेज देंगे, हम इसको ये राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, मुस्लिम या खालिस्तान बना देंगे, ये गलत है, ये संविधान के खिलाफ है, ये बेसिकली देशद्रोह है। अगर आपको अपने देश से प्यार है तो देश में रहने वाले लोगों से भी प्यार करना सीखो। दूसरा, सब लोग कहते हैं कि हमारा जाति की वजह से उत्पीड़न होता है। अगर जाति सारी बीमारी का कारण है, अगर जाति सारे उत्पीड़न का कारण है, तो फिर भाई जातियों को छोड़ क्यों नहीं देते? जातियों में बने हुए क्यों हो? जानवरों में कोई जाति तो होती नहीं, या तो ये गाय है, ये भैंस है, ये कुत्ता है, ये शेर है। लेकिन जो अलग अलग प्रकार के जानवर हैं उनको एक ही नाम से जाना जाता है ना। भेड़ को भेड़ के नाम से जानेंगे, बकरे को बकरे के नाम से जानेंगे। ऐसा तो नहीं है कि उनके अंदर जातियां, उन्होंने कैटेगरी बनी हुई है। ऐसी पक्षियों में देख लो, आप कहीं चले जाओ, कौवे को कौवा ही कहेंगे, कौवा ही कहेंगे, कुछ और तो नहीं कहेंगे। तो पूरी दुनिया के अंदर स्त्री और पुरुष दो ही तो जाति हुई। जाति कह लो, लिंग कह लो, कुछ भी कह लो। लेकिन जब जाति बाहर के किसी देश में नहीं है तो भारत में क्यों है? और वो लोग, जो लोग कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मैं पूछना चाहता हूं भारत की सरकार से और राज्य सरकारों से, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कहने वाले लोग देशद्रोही हैं या नहीं है? भारत का संविधान, इंडिया दैट इज भारत, भारत की बात करता है। और भारत सभी धर्मों से, सभी जातियों से मिलकर बना है। अगर अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग समूह के लोग अपने धर्म के हिसाब से, अपनी जाति के हिसाब से भारत का निर्माण करेंगे, तो क्या हम भारत को एकजुट रख पाएंगे? क्या भारत टूट नहीं जाएगा? अगर हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कहने वाले लोग देशद्रोही नहीं है, तो जो लोग कह रहे हैं हम खालिस्तान बनाएंगे, फिर वो देशद्रोही कहां से हुए? अगर कहीं पे सिखों की संख्या ज्यादा है, वो सिख के नाम पे अपना राष्ट्र अलग बनाने की अगर बात करेंगे, अगर कहीं मुस्लिम की संख्या ज्यादा है, अगर वो मुस्लिम के नाम पे अपने राष्ट्र की बात बनाने की बात करेंगे, अगर कहीं दलितों की संख्या ज्यादा है, वो दलितों के नाम पे अगर अपने अलग राष्ट्र बनाने की बात करेंगे, अगर कहीं हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या भारत फिर एकजुट रहेगा? और जो लोग कहते हैं कि हम इनको वहां भेज देंगे, यूरेशिया भेज देंगे, हम इनको पाकिस्तान भेज देंगे, मैं आप सब बुद्धिजीवी लोग भी बैठे पूछना चाहता हूं, क्या भारत के किसी भी नागरिक को, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, क्या पाकिस्तान अपने यहां स्वीकार करेगा? क्या वो रेफ्यूजी के तौर पर तो आपको अलाउ कर देगा, लेकिन एक मान सम्मान का जीवन, मान सम्मान के साथ, वहां की नागरिकता के साथ, बराबर के अधिकार के साथ किसी भी मुस्लिम को पाकिस्तान स्वीकार नहीं कर सकता, बांग्लादेश स्वीकार नहीं कर सकता। उसी प्रकार भारत से अगर कोई कहे यूरेशिया से आए या फलाने जगह से आए, इनको वहां भेज देंगे, वहां कौन स्वीकार करेगा उनको? अरे जो लोग भारत में रहते हैं, जिनके पुरखे भारत में मर खप गए, वो किस जाति धर्म के, इस बात को छोड़ दो, वो भारतीय है। हम सबको अपनी पहचान भारतीय के तौर पर बनानी पड़ेगी। हम सब लोग भारतवासी हैं। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि दुनिया को सिख धर्म अब से 550 साल पहले मिला। उससे पहले दुनिया में सिख धर्म तो नहीं था। दुनिया को इस्लाम 1400 साल पहले मिला। दुनिया को ईसाई धर्म 2022 साल पहले मिला, 2000 साल पहले मिला।
दुनिया को बौद्ध धर्म 2550 साल पहले मिला, दुनिया को जैन धर्म 2500 साल पहले मिला। इससे पहले पूरे दुनिया में कोई धर्म नहीं था, तो क्या इंसान में था? इंसान तो था ना। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो इराक के अंदर दजला और फ्रात नदियों के बीच बसती थी। दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता है। तीसरी भारत की मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। जिस वक्त ये तीनों सभ्यताएं विकसित हो रही थी, उस वक्त पूरे दुनिया में ना कोई धर्म था, ना कोई जाति थी। या एक और एग्जाम्पल देके बताता हूं, मुझे पूरे दुनिया में कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए। जो मंच के इधर बैठे हैं उन्हें पता हो तो वो बता दें, जो उधर बैठे हैं उन्हें पता हो तो वो बता दें, और जो सामने बैठे हैं उन्हें पता हो तो वो बता दें, जो इधर खड़े हैं उनको पता हो तो वो बता दें। एक एग्जाम्पल पूरे दुनिया में मुझे बता दिए जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हुआ हो और उसको डॉक्टर कहे भाई तुम्हारा तो बड़ा ऑपरेशन होना है, तुम्हारे ऑपरेशन में 20 यूनिट ब्लड चाहिए, आप 20 यूनिट ब्लड का इंतजाम करो। अब जो पीड़ित है जिसका ऑपरेशन होना है, पूरे दुनिया से मुझे कोई एक एग्जाम्पल बता दो कि पीड़ित व्यक्ति ये कहे कि मैं केवल मुस्लिम का ब्लड स्वीकार करूंगा, या मैं केवल ब्राह्मण का ब्लड स्वीकार करूंगा, या मैं केवल ईसाई का ब्लड स्वीकार करूंगा। जब व्यक्ति की जान बचानी है तो सबको पता है इंसान को इंसान का खून चढ़ सकता है, तब कोई ना जाति पूछेगा ना धर्म पूछेगा, वो कहेगा भाई हमें ब्लड डोनेट करवा दो। इस बात से ये तो साबित हो जाता है कि कुदरत ने हमें सबको इंसान बनाया, चालाक इंसानों ने जातियां बनाई, तेज दिमाग वाले लोगों ने धर्म बनाया। धर्म बनाया अच्छों के लिए, उसमें घटिया लोग घुसे, अपने फायदे के लिए उन्होंने धर्म को भी पथभ्रष्ट कर दिया। एक तो मैं ये कहना चाहता था, ये बात सबको समझ आनी चाहिए कि भारत में रहने वाले सब लोगों का भारत है, किसी एक जाति धर्म का भारत नहीं है। कोई भी ये गलतफहमी ना पाले, हम फलाने लोगों को उस देश में भेज देंगे, हम इसको ये राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, मुस्लिम या खालिस्तान बना देंगे, ये गलत है, ये संविधान के खिलाफ है, ये बेसिकली देशद्रोह है। अगर आपको अपने देश से प्यार है तो देश में रहने वाले लोगों से भी प्यार करना सीखो। अगर तुम अपनी इज्जत चाहते हो, मान सम्मान के साथ जीना चाहते हो, तो सामने वाले की भी इज्जत करो, सामने वाले के हक और अधिकार की भी इज्जत करो। अब मैं इस हट के कुछ और बातें करना चाहता हूं, एकदम ब्रीफ में करूंगा, लंबी चौड़ी नहीं करनी। ज्यादातर बातें आपको पता है, फिर भी कई बार क्या है, पता होने के बाद भी याद दिलाना होता है। तो बेसिकली पता आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारत पीछे क्यों रह गया? इसका सबसे बड़ा कारण वो लोग हैं जिन्होंने हजारों साल पहले पढ़ाई लिखाई पर अपना कब्जा जमा लिया और धर्मशास्त्रों का निर्माण करके उसमें लिख दिया कि ब्राह्मण का काम पढ़ने और पढ़ाने का, शस्त्र धारण करने का, रक्षा सुरक्षा का, राजकाज का काम क्षत्रिय का, व्यापार का काम वैश्य का। अगर एक ही जाति के लोग व्यापार करेंगे और बाकी लोग नहीं करेंगे तो व्यापार में भारत पिछड़ जाएगा। इसलिए भारत व्यापार में दुनिया के सामने पिछड़ा। अगर एक ही जाति का पढ़ने और पढ़ाने पे कब्जा रहेगा, बाकी लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं रहेगा, और यही स्थिति 3-3,500 साल चली। इसलिए दुनिया के मुकाबले में पढ़ाई के क्षेत्र में पीछे छूट गए। यही कारण है कुछ और लोगों ने एजुकेशन पे इतना कब्जा किया कि देश के जितने भी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हैं, उन यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की अगर लिस्ट बनाओगे, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के नहीं मिलेंगे और मुस्लिम भी बहुत ही कम मिलेंगे। एक पर्टिकुलर कुछ कैटेगरी के लोगों का पूरी यूनिवर्सिटीज पे कब्जा है, और चूंकि वहां एग्जाम से प्रोफेसर नहीं बनते, इंटरव्यू से बनते हैं, तो वहां जो प्रोफेसर बनने का रास्ता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, वहां पे भी आप देखोगे तो उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। तो चूंकि पढ़ाई पे कुछ ही लोगों का कब्जा रहा, और जो लोग पूरे देश के बारे में ना सोच के चंद जातियों के बारे में सोचते थे, उनकी उस गलत मानसिकता का असर यह हुआ कि दुनिया की 100 टॉप यूनिवर्सिटीज की अगर लिस्ट बनाए तो 100 में एक यूनिवर्सिटी भी भारत की नहीं है, एक भी नहीं है। तो भारत शिक्षा के क्षेत्र में फिर मुकाबले में बचा कहां? एक समय था सम्राट अशोक के टाइम पे जो नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी बनी, दुनिया से पढ़ने के लिए हमारे भारत में लोग आते थे। और एक आज है
हमारे लोग भारत से दुनिया में जा रहे हैं, वहीं से पढ़ के वहीं नौकरी कर लेते हैं, भारत से डिरेल हो रहा है ब्रेन। यहां से लोग इंजीनियरिंग मेडिकल के विदेश में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां जो ये जाति और धर्म के नाम पे उन्माद पैदा किया गया, जाति और धर्म के नाम पे भय पैदा किया है, यहां कुछ पर्टिकुलर धर्म के लोगों में डर व्याप्त हो गया है। ऐसे भारत मजबूत बनेगा क्या? अरे संख्या देखो, क्या इस संख्या में से जो लोग सोचते हैं इनको कत्लेआम कर देंगे, इनको मार देंगे, बेसिकली वो लोग देश के दुश्मन है, देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। मरने वाला आदमी कब तक मरेगा? जिस दिन ये लग जाएगा अब तो मरना ही है, वो फिर सामने आके खड़ा हो जाएगा लड़ने के लिए। और लड़ाई कभी किसी के हित में नहीं हो सकती, लड़ाई से हमेशा नुकसान होता है। अशांति से प्रगति नहीं होती, शांति से प्रगति होती है। जहां जहां शांति है वहां प्रगति है, वहीं विकास हुआ है। और जहां जहां अंतरकलह है या जहां जहां कट्टरपन है, जहां जहां नफरत है, वो देश अपने पड़ोस के देशों से भारत के लोग सीख लें। हमारे पड़ोसी देश जहां जहां कट्टरपन बढ़ा, वो देश तबाह और बर्बाद हो गए, उनकी तरक्की नहीं हो पाई। वो लोग देश के दुश्मन हैं, जो लोग कट्टरपंथी बनते जा रहे हैं, जो लोग जाति धर्म के नाम पर उन्माद पैदा कर रहे हैं, वो देशद्रोही हैं, वो संविधान को नहीं मानते, वो भारत को कमजोर कर रहे हैं। ये सारी बात मैं इसलिए करना चाहता था आपसे कि भाई भारत में शिक्षण संस्थानों में आज भी दलित, पिछड़े, आदिवासी ना के बराबर है। और माइनॉरिटीज जो आजादी से पहले 35% था जिनका पढ़ने पे ग्राफ, सरकारी नौकरियों में भी लगभग 33% थे, आज शिक्षा में खिसकते खिसकते वो लगभग 2.5% पे आ गए, और सरकारी नौकरियों में भी खिसकते खिसकते लगभग 2% पे आ गए। तो जब पूरे देश के चंद लोग सारे देश के संसाधनों पे काबिज हो जाए, आज आपकी भागीदारी, भारत सरकार की नीति बनाने वाला जो सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट के अंदर सीनियर ब्यूरोक्रेट होते हैं, वहां पे आप उसकी लिस्ट उठा के देख लो, उसके अंदर आपको दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग ना के बराबर मिलेंगे। अगर 100 पोस्ट हैं तो 100 पोस्ट में 95% वो लोग हैं जिनकी संख्या 12% है, 95% पे वो लोग हैं जिनकी संख्या 12% है, और 5% पे वो लोग हैं जिनकी संख्या 88% है। और ये हालात ना केवल सेक्रेटरीट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जितने जज हैं पूरे देश के, उसकी लिस्ट बना के निकाल के देख लो, उसके अंदर भी जिसकी जनसंख्या 12% है वो 90% पे काबिज है, और जिसकी जनसंख्या लगभग 88% है वो 10% पे काबिज है। इसी तरह देश के व्यापार को देख लो, व्यापारों में मैं मुस्लिम को छोड़ देता हूं, क्योंकि पुराने शासक रहे, कई बार हो सकता है उनमें कुछ अच्छे बड़े पूंजीपति हों, बिजनेसमैन हों, लेकिन दलितों में और आदिवासियों में देश के टॉप, अगर 500 बिजनेसमैन की लिस्ट बनाएंगे, 500 की, शायद देश के टॉप 500 बिजनेसमैन में एक सिंगल भी एससी और एसटी का नहीं मिलेगा। हो सकता है ओबीसी का 1-2 मिल जाए टॉप 500 में, लेकिन एससी एसटी का शायद 500 में एक नहीं मिलेगा। तो देश तरक्की कहां कर रहा है? देश ने तरक्की क्या की? और देश बार बार गुलाम क्यों हुआ? जब शस्त्र चलाना वो कुछ लोगों तक सीमित कर दिया हो, राजकाज, शस्त्र धारण करना, शस्त्र सीखना, चलाना वो कुछ लोगों तक सीमित कर दिया हो, तो जब दुनिया के बड़े बड़े राजा बड़ी बड़ी फोर्स लेके एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ युद्ध करने, भारत पे हमला करने आ रहे हैं, और भारत के राजाओं ने इन्वाइट किया, गुलाम वंश से लेके अंग्रेजों तक का टाइम पढ़ लो, ज्यादातर टाइम पे विदेशियों को आक्रमण करने के लिए भारत के ही किसी पड़ोसी राजा ने अपने पड़ोसी को के ऊपर हमला करवाने के लिए इन्वाइट किया। चूंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, और उसमें एक बात तो मान लो आप, काबिलियत की कमी किसी भी जाति धर्म से जुड़ी नहीं है। काबिलियत तो किसी में भी आ सकती है। जैसे पढ़ने लिखने का मौका मिला, दलित, पिछड़ों में, आदिवासियों में पढ़ने लिखने का मौका मिला, तो ऐसे ऐसे पढ़ के विद्वान पैदा हुए कि भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, पाकिस्तान का संविधान जोगिंद्रनाथ मंडल ने लिखा, दोनों ही दलित थे। पढ़ने का मौका मिला तो काबिलियत तो कुदरत ने सबको बुद्धि दी है, कोई भी पढ़ के काबिलियत हासिल कर सकता है। तो भारत के पिछड़ेपन का कारण यह कि आज भारत में मुसलमान पिछड़ गया, आज भारत में आदिवासी पिछड़ गया, आज भारत में दलित पिछड़ गया, आज भारत में अति पिछड़ा पिछड़ गया, यानी 90% भारतवासी पिछड़ गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ गया, व्यवसाय के क्षेत्र में भी पिछड़ गया, संसाधनों के मामले में भी पिछड़ गया। तो अगर 90% लोग पिछड़ जाएंगे और 10% लोग तरक्की कर जाएंगे,
तो 10% लोगों से कभी भारत मजबूत नहीं होगा। जिस दिन भारत के सारे लोग मजबूत होंगे तो भारत मजबूत होगा। इस एग्जाम्पल को आप इस तरीके से दे सकते हैं, इस एग्जाम्पल को इस तरीके से देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसका एक पैर पैरालिसिस है, एक हाथ पैरालिसिस है और आधा दिमाग पैरालिसिस है, और एक हाथ एक पैर उसका बहुत मजबूत है, इतना मजबूत है कि वो अगर पत्थर पे एक गुस्सा मार दे तो पत्थर टूट जाए। और एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ही पतला दुबला सा लेकिन शरीर से ठीक है। अगर उन दोनों के बीच में कंपटीशन कराया जाए दौड़ने का, तो जिसका एक हाथ और एक पैर पैरालिसिस है लेकिन वैसे वो आधा शरीर उसका बहुत ही ज्यादा मजबूत है, और एक आदमी जो बिल्कुल पतला दुबला लेकिन हाथ पैर से सही सलामत है, दोनों में अगर दौड़ लगवाई जाए तो कौन जीतेगा? बताइए कौन जीतेगा? पतला दुबला जीतेगा ना। वही हमारे देश की स्थिति है कि देश में 10% लोग इतने अमीर हो गए, शिक्षा पे भी उनका कब्जा, स्वास्थ्य पे भी उनका कब्जा, प्राकृतिक संसाधनों पे भी उनका कब्जा, व्यापार पे भी उनका कब्जा, देश के सर्वोच्च न्यायालय पे उनका कब्जा, उच्च न्यायालय पे उनका कब्जा, सेक्रेटरीट पे उनका कब्जा, सत्ता पे उनका कब्जा, सब जगह उनका कब्जा। और 90% मजदूर, दीनहीन, गुलाम, गरीब, उनके रोटी के भी लाल हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी स्थिति में भारत कभी दुनिया के मुकाबले में खड़ा हो पाएगा क्या? अगर भारत में भरपेट लोगों को खाना नहीं मिलेगा, क्या महिलाएं कुपोषण का शिकार नहीं होंगी तो क्या होंगी? कई बार आप रोड पे निकलते होंगे, गांव देहात में जाते होंगे, झुग्गी बस्ती से गुजरते होंगे, तो आप देखते होंगे रोड के किनारे कोई महिला खड़ी है, आधा शरीर ढका हुआ है, गोद में बच्ची है, महिला एकदम पतली दुबली, कुपोषण का शिकार। तो कई बार उसे देख के लगता है ये जो बच्चा है इसकी गोद में छोटा सा, ये इसे दूध कहां से पिलाती होगी, इसके तो शरीर में कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसे तस्वीरें देख के दिल दुखता है। तो हमारे देश का 90% भाग पैरालिसिस है। मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है, ऊपर से डर पैदा किया जा रहा है। कोई कुछ शब्द में इस्तेमाल कर रहा है, कोई उनके लिए कुछ शब्द इस्तेमाल कर रहा है, ना कोर्ट कोई उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही, ना सरकारें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही। वही हालात क्रिश्चियन के खिलाफ है, ये धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। भाई कहां पे करवा रहे हैं? दिखाओ तो सही। कहते हैं जी जबरदस्ती मुस्लिम बना दी, कहां बना दिए? कोई दिखाओ तो सही। और जबरदस्ती बना दिए तो भाई अब वो क्यों नहीं बन जाते वापस? कौन रोक रहा है? आज कोई प्रतिबंध है, सत्ता तुम्हारे पास है, कोर्ट तुम्हारे पास है, सारे संसाधन तुम्हारे पास है। तो जिनको कभी किसी ने अगर जबरदस्ती करवा भी दिया, अगर तुम्हारी बात में मान भी लो सच, तो जिसने करवा दिया अब तो उन्हें अपने वापस घर वापसी करवा लो। तुम नहीं हो सकता, जबरदस्ती होता तो हो जाता। आप ये क्यों नहीं मानता? आपने लोगों के साथ जातिवाद किया, पक्षपात किया, छुआछूत की, ऊंच नीच की, उन्हें प्रताड़ित किया। उस प्रताड़ना की वजह से परेशान होकर लोगों ने अलग अलग समय पे धर्म परिवर्तन किया। आज अगर देश का जो क्रिश्चियन है, 100 में से लगभग 100% दलित या आदिवासी है क्रिश्चियन, 99.9%। अगर देश की मुस्लिम की बात करूं तो देश का 90% मुस्लिम पिछड़ा अति पिछड़ा दलित वर्ग से कन्वर्टेड है। हो सकता है आपको किसी को गलत लगे तो लग जाए, मैं सच बोलने से चूकता नहीं हूं, क्योंकि मुझे ना तो मरने का डर है, मुझे भारत कैसे मजबूत हो इस बात की चिंता सताती रहती है। भारत में मुस्लिम को, ईसाई को, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को, कमजोर को, मजदूर को, किसान को उसका हक कैसे मिले? भारत में कुपोषण से मुक्ति कैसे मिले? गरीबी से कैसे मुक्ति मिले? मजदूर के बच्चे को कैसे पढ़ने का मौका मिले? मेरे को ये चिंता सताती है। इसलिए मेरे को ना मरने का डर है, ना किसी कुर्सी का डर है। कुर्सियां टेम्परेरी, आदमी आती रहती है, जाती रहती है। जो लोग जिंदगी भर कुर्सी पर है, कुर्सी पर रहकर मर गए, उनको भी कोई नाम लेने वाला नहीं है। दुनिया में अजर अमर वो लोग हुए जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बलिदान दिया है। हमें बलिदानी बनना पड़ेगा। आज एक साजिश इतनी खतरनाक रची गई है, जिस साजिश के बारे में आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। जो मैं कल वहां मंच पे वहां भी बोल रहा था, आपको ध्यान होगा, देश में जो मैनेजमेंट के लिए बड़े कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज, जहां से IMA करते हैं, उस मैनेजमेंट कॉलेज से पढ़ के लोग IMA करके निकलते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में फिर उनको नौकरी मिलती है, करोड़ करोड़ रुपए का पैकेज मिलता है। क्या आप जानते हैं उन बड़े कॉलेज IIM को किसने बनाया? उनको सरकारों ने बनाया, सरकारी पैसे से बनाया, यानी कि जनता के पैसे से बनाया। सरकार का पैसा यानी जनता के फंड से, जनता के रेवेन्यू से, टैक्स से। जो सरकार चलती है टैक्स के पैसे से चलती है। सरकार पे जो इनकम होती है वो टैक्स से होती है। उस टैक्स के पैसे से ही
सभी प्रकार के निर्माण होते हैं, चाहे कॉलेज बने चाहे अस्पताल बने। IIM बना, सरकार ने बनाया जनता के पैसे से। IIT बना, सरकार ने बनाया जनता के पैसे से। बड़े बड़े लॉ कॉलेज बने, सरकार के ने जनता के पैसे से। लेकिन आज उन लॉ कॉलेज में एडमिशन कराना हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT में एडमिशन कराना हो, या आपको IIM में कराना हो, तो आपको आज ये पता लग जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर आम आदमी को नहीं पता। आप में से भी ज्यादातर को नहीं पता होगा, जो बहुत ही पढ़े लिखे या ध्यान रखते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज्यादा, उसको क्या कराना है, हो सकता है उनको तो पता हो, ज्यादातर को नहीं पता होगा। IIM की 2 साल का कोर्स है और 1 साल की फीस 20 लाख रुपए से ज्यादा है। यानी 2 साल का IIM कराने के लिए 40 लाख रुपए से ज्यादा चाहिए। तो मैं ये सवाल आप सबसे करना चाह रहा हूं, जो सामने बैठे उनसे भी और जो इधर बैठे उनसे भी। 40 लाख से ज्यादा 2 साल का कोर्स कराने का खर्चा, क्या देश के 99% लोग इस खर्चे को उठा सकते हैं? क्या नहीं उठा सकते ना? 1% लोग उठा सकते हैं इतना खर्चा, कि 40 लाख से ज्यादा खर्च कर पाए अपने बच्चे की पढ़ाई पे, वो भी 2 साल के अंदर। 1% लोग वो खर्चा उठा सकते हैं। तो मैं सवाल मेरा ये है कि जो इतने बड़े कॉलेज सरकारों ने जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से बनाए, क्या वो इतने बड़े बड़े कॉलेज वो सरकारों ने केवल 1% लोग पूंजीपतियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाए? क्या पैसा तो ले लिया, लगा दिया जनता का, पढ़ेंगे वहां केवल 1% पूंजीपतियों के बच्चे, अमीरों के बच्चे। क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं है? क्या इंजीनियरिंग कॉलेज 4 साल का कोर्स, 12वीं के बाद BA LLB 5 साल का कोर्स, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनी है, नेशनल लॉ स्कूल बने, या सरकारी जो इंजीनियरिंग कॉलेज बने, कंपटीशन पास करके बच्चा किसी तरीके से आ भी जाए, कोचिंग वोचिंग लेके कर्जा करके, अब उसने बच्चे ने पास कर लिया, IIT में एडमिशन होना है, या BTech के कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन होना है, या लॉ कॉलेज में लॉ में एडमिशन होना है। लॉ का 5 साल का कोर्स, इंजीनियरिंग का 4 साल का कोर्स। आपको जान के ताजुब करेगा, एक पूरी डिग्री एक बच्चे को कराने के लिए एक माँ बाप को 12 से 15 लाख रुपया उसका फीस का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, खाने का खर्चा। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, ये सारे कॉलेज भी सरकार ने जनता के पैसे से बनाए, लेकिन 12 से 15 लाख रुपया एक कोर्स कराने के लिए क्या भारत के 95% लोग इस खर्चे को उठाने में सक्षम है? क्या उठा पाएंगे? क्या? तो भैया ये सवाल आप करते क्यों नहीं हो कि ये तुमने इतने बड़े बड़े कॉलेज बनाए और उसमें फीस आपने इतनी महंगी कर दी कि एक कोर्स करने के लिए 15 लाख रुपया चाहिए, तो आपने जनता के पैसे से 15 लाख खर्च करके कोर्स करने वाले कॉलेज किसके लिए बनाए? पैसे वाले लोगों के लिए बनाए हैं क्या? क्या केवल 5% लोगों के लिए बनाए हैं क्या? एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी बीड़ी का बंडल खरीदता है ना, उस पर भी टैक्स देता है, उस पर भी GST लगती है। आप दवाई खरीदते हो, हर आदमी खरीदता है, गरीब भी खरीदता है, अमीर भी खरीदता है, उस पर भी टैक्स लगता है। आप जूते चप्पल खरीदते हो, उस पर भी टैक्स लगता है। यानी कि जो सरकारें चल रही हैं, जिस पैसे से चल रही हैं, उस पैसे में गरीब आदमी भी टैक्स दे रहा है। लेकिन जो संस्थान वो बड़े बड़े बने हैं, जिस पर अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहा है सरकार का, क्या वो केवल पैसे वाले लोगों के लिए बने हैं? क्या ऐसी सरकारों की हमें जरूरत है जो हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ना उठा पाए? क्या ऐसी सरकारों की हमें जरूरत है जो हमारे बच्चों के इलाज का खर्चा ना उठा पाए? जो सरकार हमारे बच्चों की पढ़ाई का, इलाज का खर्च नहीं उठा सकती, जो सरकारें हमारे युवाओं के लिए रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं करा सकती, जो सरकारें देश के संविधान जिससे सरकारें बनी है, जिसकी शपथ लेके हम मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज बनते हैं, अगर हम उस संविधान को ही ना बचा पाए, संविधान को जलाने वाले लोगों को, उस संविधान के खिलाफ बोलने वाले लोगों को, अलग अलग धर्म का राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोगों को अगर सरकारें खुद बढ़ावा दें, ऐसे लोगों को जेल में ना डाले, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नफरत पैदा करने वाले लोगों को अगर प्रधानमंत्री स्तर के लोग, मंत्री स्तर के लोग, मुख्यमंत्री स्तर के लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा दे, तो ऐसी कुर्सियों पे बैठे लोग भी देशद्रोही है या नहीं है? ये बताइए मुझे, देशद्रोही है या वो नहीं है? जो संविधान की शपथ लेके संविधान के खिलाफ काम करे, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश क्यों ना हो, चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्यों ना हो, चाहे वो जज, कलेक्टर क्या ना हो, ब्यूरोक्रेट हो कोई भी, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री या मंत्री हो, या MP, MLA हो, जो देश के संविधान के खिलाफ काम करे या देश के संविधान के खिलाफ बोलने वालों का पक्ष ले, वो सब लोग देशद्रोही होने चाहिए। ये कहने में मुझे कोई डर नहीं है। जिसको बुरा लग जाए तो लग जाए, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके मेरे को जेल में डालना है तो डाल दे, जेल में जाने का अपने को डर नहीं है।
भारत को बचाने की, भारत के संविधान को बचाने की, भारत के प्रजातंत्र को बचाने की, आम लोगों तक उनका हक अधिकार दिलाने की लड़ाई किसी न किसी को लड़नी पड़ेगी। इस लड़ाई को आप केवल किसी जाति धर्म तक सीमित नहीं रख सकते। विकास सबका चाहिए, मुसलमान का भी चाहिए, ईसाई का भी चाहिए, हिंदू का भी चाहिए, सिख का भी चाहिए, बौद्ध का भी चाहिए, जैन का भी चाहिए, और जो लोग किसी धर्म को नहीं मानते, नास्तिक हैं, उनको भी चाहिए। विकास का हिस्सा सबके हिस्से में आएगा तो देश बढ़ेगा। सत्ता में भागीदारी क्या आपको मिल रही है? प्रजातंत्र का मतलब क्या है? जब प्रजातंत्र की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो सरकार जो जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई हो, तो उसका मतलब प्रजातंत्र है। यानी जनता चुनती है। चुनती किसके लिए? जनता के लिए। काम किसके लिए करती है? जनता के लिए। जनता के द्वारा चुनी गई, जनता के लिए काम करने के लिए चुनी गई। पर क्या वास्तव में ये प्रजातंत्र की जो डेफिनेशन है, इसके हिसाब से हमारे देश में काम हो रहा है? क्या वास्तव में जिनको हम चुन के भेजते हैं, भेजने के बाद जब वो सत्ता में कुर्सी पे बैठ जाते हैं, क्या फिर उसी जनता के हक अधिकार पे कभी बोलते हैं? क्या उनके मुद्दों पे बोलते हैं? कभी उनसे ईमानदारी से मिलकर बात करते हैं? क्या उनकी लड़ाई लड़ते हैं? क्या आप वोट बैंक की राजनीति कब तक चलेगी भाई? कुछ लोग दलितों, पिछड़ों, आदिवासी और मुस्लिम माइनॉरिटीज को केवल वोट बैंक समझते हैं। केवल वोट बैंक। ये नफरत की राजनीति केवल इसलिए बढ़ रही है कि ये समाज के लोग वोट बैंक बन भी गए। इसको हराना है, इसको ये हरा सकते तो इसके साथ, इसको ये हरा सकते तो इसके साथ। इस तरह की राजनीति से देश नहीं चलेगा। अब तो यह तय करना पड़ेगा, जो हमारे लिए काम करेगा, हमारे विकास के लिए काम करेगा, जो हमारे बच्चों की पढ़ाई पे काम करेगा, जो हमारे इलाज पे काम करेगा, जो हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए काम करेगा, जो चुनावी वायदे पूरे करेगा, वो अगली बार हमसे बात करे। जो चुनावी वायदे पूरे नहीं करेगा, अगली बार हमारे पास वोट मांगने के लिए नहीं आए, वरना जूतियों की माला पहना के उसको जवाब दिया जाएगा। सत्ता में भागीदारी जनता की होना। जब जनता चुन के भेज रही है तो जनता की भागीदारी क्यों नहीं है? जनता के लिए सरकारें काम क्यों नहीं कर रही? इतना घमंड कहां से आ जाता है? कुर्सी आने के बाद, मंत्री बनने के बाद जिसने बनाया, जिसके घर झुग्गी में हाथ जोड़ के वोट मांगने जा रहा है, जीतने के बाद उसे जूता दिखा रहा है, धमका के भगा। कहती वीडियो आती है, उसको धमका के भगा दिया, मारपीट करके भगा दिया। क्या है ये? कैसा प्रजातंत्र है? क्या यही राजनीति है? और अगर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से आम गरीब आदमी को न्याय ना मिले, सालों साल वो धक्के खाता रहे, उस पर इतना पैसा भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में वकील करके न्याय की लड़ाई लड़ सके, ऐसे न्याय को तो न्याय का नकार न कहेंगे। भारत के संविधान ने ऐसी व्यवस्था नहीं की। भारत के संविधान ने किसी एक जाति विशेष, धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष या कुछ एक लोगों के केवल आगे बढ़ने का रास्ता नहीं बनाया। भारत का संविधान अगर ईमानदारी से लागू हो जाए, जिस नियत से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान के माध्यम से देश का निर्माण करना चाहते थे, अगर ईमानदारी से उससे काम हो जाए, सरकार उससे काम करना शुरू कर दे, 30 साल के अंदर भारत विश्व गुरु बन जाएगा। किसी हॉल के अंदर करने की बजाय एक आध जगह कुछ बड़े बड़े लोग बैठ गए, कुछ भाषण देने वाले और कुछ सुनने वाले, वही देने वाले, वही सुनाने वाले, वही सुनने वाले, इससे बात नहीं बनेगी। जो गांव देहात है, जहां असली शोषण हो रहा है, हम लोगों को अब गांव देहात में जाके अपने लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, एकजुट करना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा भारत सबका है, किसी एक का नहीं है। भारत सभी जाति धर्म को मानने वाले लोगों का है। हमें सबको एकजुट करना पड़ेगा। मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सभा में जो उन्होंने भाषण दिया था 25 नवंबर 1949 को, वो भाषण मुझे याद आ रहा है और वो आप लोगों को बताना जरूरी है। और इसलिए बताना जरूरी है, हो सकता है आप लोगों ने वो भाषण ना पढ़ा हो सकता है यहाँ 1% लोगों ने पढ़ा हो, 99% ने ना पढ़ा हो, या 90% ने ना पढ़ा हो, लेकिन आज उस भाषण को याद करना बेहद जरूरी है। कहीं ना कहीं उसी से रास्ता देश के विकास का निकलेगा। वो भाषण क्या था? वो भाषण को मैं 2 भागों में बताऊंगा। पहली बात तो ये, जब अंग्रेज जाने वाले थे, भारत आजाद होने वाला था, तो ये चर्चा संविधान सभा में शुरू हुई कि अब हमें अपनी सरकार चुननी है, तो लोगों को वोट का अधिकार देना है। वोट का अधिकार किसको दिया जाना चाहिए? कौन कौन लोग हो जिनको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए? आपको ये जानकर ताजुब होगा। भाई पानी 2 मिनट रोक दो, बस मैं भी पानी नहीं पी रहा हूं, 2 मिनट रोक दो प्लीज। ज्यादा लंबा नहीं दूंगा, आप घड़ी देख लो, मुश्किल से 5 मिनट के दिखाता हूं, 5 भी नहीं दूंगा। संविधान सभा के आपको जानकर ताजुब होगा, ज्यादातर सदस्य केवल उनको वोट देने का अधिकार देना चाहते थे जो इनकम टैक्स पे करते थे या जो बड़े जमींदार थे, रियासत वाले, या
तीसरी श्रेणी थी जो ग्रेजुएट थे। यानी 3 कैटेगरी के लोगों को केवल भारत के संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य वोट देने का अधिकार देना चाहते थे। वो 3 या तो इनकम टैक्स पेई हो, या बड़ा जमींदार रियासत का मालिक हो, और तीसरा या वो ग्रेजुएट हो। अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोचा कि हमारे धर्मशास्त्रों में पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार तो केवल ब्राह्मण को दिया था। 3500 साल तक देश के 90% दलित, पिछड़े, आदिवासी, और बचे 10% में से 5% महिलाएं, यानी देश में 95% लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। इसका मतलब ग्रेजुएट तो केवल 5% लोग बन पाए, 95% तो ग्रेजुएट नहीं बन पाए। इसका मतलब 95% को वोट का अधिकार नहीं देना चाहते। दूसरी कैटेगरी थी जो इनकम टैक्स पेई हो। तो भारत में उस वक्त इनकम टैक्स पेई जो बड़े व्यापारी रहे होंगे वो इनकम टैक्स पेई होंगे। उनकी संख्या तो मेरे ख्याल से 2-3% होगी। इसका मतलब केवल 2-3% को जो इनकम टैक्स पेई थे उनको संविधान सभा के सदस्य वोट का अधिकार देना चाहते थे। तीसरी कैटेगरी थे जो बड़े बड़ी रियासतों के मालिक थे, जमींदार थे, उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। वो शायद मुश्किल से 1% रहे होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि वोट का अधिकार मुश्किल से केवल 5% लोगों को भारत की संविधान सभा देना चाहती थी। ठीक है। अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा भी ऐसे तो फिर बाकी लोग छूट जाएंगे, फिर तो कोई सरकार जो भी चुनी जाएगी, जो 5% उन्हें चुनेगा, सरकार उन 5% के लिए काम करेगी, उन्हीं के विकास के लिए काम करेगी, उनके लिए योजना बनेगी। 95% लोग तो भारत में बिल्कुल गुलाम हो जाएंगे, उनके लिए कोई सरकार काम नहीं करेगी। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मार गए। अपने बुद्धि विवेक से, अपने तर्क से उन्होंने पूरे संविधान सभा को इस बात को मानने के लिए मजबूर कर दिया कि भारत में वोट का अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों को, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, गरीब हो, अमीर हो, मजदूर हो, किसान हो, और कितने बड़े पोस्ट पे हो या कितनी छोटी पोस्ट पर, सबको समान रूप से मिलेगा और सबकी वोट की कीमत बराबर होगी। यानी 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अकेले कर गए। हमसे गलती ये हुई, हमने अपनी उस वोट की कीमत को नहीं समझा। हमने 1000-2000 रुपए में, शराब की बोतल में, या आजकल 10-5 किलो 20 किलो अनाज के लालच में हमने अपनी वोट को ऐसे लोगों के हाथों में बेच दिया, ऐसे नेताओं के हाथों में बेच दिया। वो नेता जिन बड़े पूंजीपतियों के पैसे से, चंदे से चुनाव लड़ते हैं और पैसा बांटते हैं, शराब बांटते हैं, जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद देश के भविष्य को, देश के संसाधनों को उन्हीं बड़े पूंजीपतियों के हाथों बेच के पूरे देश को गुलाम बना रहे हैं। आज देश का इंडियन रेलवे बिक गया, रेलवे स्टेशन बिक गए, बहुत सारी रेल बिक गई, एयरपोर्ट बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, आईटीडीसी का होटल बिक गए, इंश्योरेंस कंपनी बिक गई, बैंक बिक गए, गैस कंपनी बिक गई, पेट्रोलियम कंपनियां बिक गई। एक एक करके भारत सरकार के सारे उपक्रम बिक गए। और जो जो बिक गए वहां आपके खासतौर पर दलित, पिछड़े, आदिवासियों के आगे बढ़ने के रास्ते वहां पे बंद हो गए। तो इस पे चिंतन करना पड़ेगा। अब मैं लास्ट में आता हूं, वो 25 नवंबर 1949 का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण। तो पहला तो ये सीख ले लो, हमें अपनी वोट की कीमत को समझना है, वोट को बेचना नहीं है। जो सरकारें आम लोगों के विकास के लिए योजनाएं बनाए, उनके बच्चों के पढ़ने लिखने का, जितना बच्चा पढ़ना चाहे, केवल 12वीं तक नहीं चाहिए हमें पढ़ाई। बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहे, लॉ करना चाहे, आईआईटी करना चाहे, आईएम करना चाहे, जो पढ़ना चाहे, जितना पढ़ना चाहे, उसकी पढ़ाई का खर्चा सरकारें उठाए। एक तो हमें इसके लिए पूरे देश के दलित, पिछड़ों, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबको मिलकर सरकारों पर दबाव बनाना पड़ेगा कि हम केवल ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे राजनीति में जो हमारे बच्चों को पढ़ने का, जितना मर्जी बच्चा पढ़े, पढ़ने का इंतजाम कर दे, और पूरे इलाज का, फ्री का इलाज, बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन इलाज फ्री में करने का इलाज कर दे। हम केवल ऐसी राजनीति को पसंद करेंगे। बाकी धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने वाली, नफरत पैदा करने वाली राजनीति को किसी कीमत पर हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम अपने वोट को जाति धर्म के आधार पर नहीं बंटने देंगे। एक तो ये करना पड़ेगा। दूसरा, जो 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में जब चर्चा हो रही थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोले तो उन्होंने 2 चिंताएं। नासिर साहब एक मिनट कर लेंगे, एक मिनट रुक जाओ, कर लेंगे ना, 1 मिनट तो रुक जाओ, आप आए हैं, 1 मिनट बैठिए, आगे से ध्यान दे लेंगे। जिन्होंने संचालन किया आगे से ध्यान रखना भाई, जो भी बैनर बने उसे उर्दू में भी ट्रांसलेशन करके लिख लिया करो।
ठीक है, और हर जगह लिखा करो।